नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इच्छा होगी कि पूरी दुनिया में आने वाली चौथे नंबर की सबसे ताकतवर सेना यानी कि हमारी भारतीय सेना कैसे 1962 का युद्ध हार गई। एक्चुअल फैक्ट और असलियत आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया था, उसके पूर्व 1962 में चाइना ने भी भारत पे हमला कर चुका था। और जब 1962 में हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, तो वो सबसे ज्यादा ही दुर्भाग्यशाली विदेशी आक्रमण था हमारे देश के ऊपर पिछले 50 सालों में। इस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए आप उन्हें बोलते हैं बड़े दुर्भाग्यशाली थे? वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते थे। उनको हिंदुस्तान कभी अच्छा ही नहीं लगता था। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था उनको, न्यूयॉर्क तो उनकी बहुत फेवरेट थी, यूएसए अच्छा लगता था उनको। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए, नहीं तो उनको भारत कभी अच्छा लगा ही नहीं था। उनको हमेशा विदेश ही अच्छा लगता था। थे रक्षा मंत्री, लेकिन काम विदेश मंत्री का करते थे। हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं फ्लाइट से यहाँ वहाँ जाना उनका लगा ही रहता था। जो जवाबदारी उनको दी गई थी वही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के यहाँ वहाँ के काम करते रहते थे। इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहाँ जाके कूटनीतिक बातें करना, यहाँ जाके कूटनीतिक बातें करना। रक्षा मंत्रालय को छोड़ के बाकी सब कुछ करते थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, कैसी बुद्धि थी उनकी, कैसी मानसिकता थी उनकी, इसका प्रमाण मैं आपको एक देता हूँ। 1960-1961 के बीच में एक संसद पे बहस हो रही थी, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त हो चुका है, 1948 में हमने उनसे समझौता कर चुका है। अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला है नहीं, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है? सेना को हटा देनी चाहिए। ऐसे ही उल्टी बुद्धि के आदमी थे वीके कृष्णमूर्ति। ऐसा नहीं था कि छोटे मोटे साधारण सी बैठक में बोल रहे हो, लोकसभा के बैठक में बोल रहे थे कि हमको ये सेना हटा देनी चाहिए। तभी किसी सदस्य ने उठकर पूछा कि वीके कृष्ण मेनन साहब, आप ही बताइए कि कभी इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ गई तब उस समय क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त पहले से ही है, कभी इन फ्यूचर कभी किसी ने हम पे हमला कर दिया, उस समय सेना तैनात नहीं रहेगी, तब उस समय क्या करेंगे? तो उन्होंने आंसर दिया कि वो कितने नीच टाइप के इंसान हैं। उन्होंने आंसर दिया कि भारत की पुलिस काफ़ी है, वो उनको संभाल लेगी। यह उनका जवाब था। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा, इसको सुनकर सब चौंक गए। प्रस्ताव ये था कि देखो, जब सेना की जरूरत नहीं है तो सेना पे खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर जो बजट होने वाले खर्चे, बजट उन्होंने कम करवाया। और बजट ही कम नहीं करवाया, एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक बेवकूफ़ी का आदेश तो दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण मतलब जो गोला बारूद होते हैं, उसके जो कारखाने चलते हैं उस सबको बंद कर दो। क्या जरूरत है इसकी? अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों? जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं, तो बंदूक हमें क्यों चाहिए? गोला बारूद हमें क्यों चाहिए? सेना होनी चाहिए, तो सेना का खर्चा कम करवाया। गोला बारूद बनाने वाले जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे, वो कारखानों को इन्होंने बंद करवाया और करा भी दिया बहुत सारे कारखानों को बंद। कुछ ऐसी विचित्र हालत हो गई थी भारत की उस समय कि जिन स्थानों पर सेनाओं के लिए गोला बारूद बनाने का काम चलना चाहिए था, उन स्थानों पर कॉफी के प्याले, चाय के प्याले, ऐसे वगैरह वगैरह धंधे खुल गए थे। ऐसे बुद्धि के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली समय था हमारा जब 1962 में चीन ने हम पे हमला किया। और उनके इस तरह के जो बयान आते थे, तो चीन को लगा कि ये तो बहुत बेवकूफ़ आदमी है। कहता है सेना को हटा दो, सेना की सामग्री कम कर दो, सेना के उत्पाद निर्माण कारखाने को बंद करवा दो, का बजट कम करा दो, और दुनिया भर में घूमना, कभी सेनाओं के सामने नहीं जाना, सेनाओं के बीच में नहीं जाना, न्यूयॉर्क जाना, अमेरिका जाना, इस तरह के काम वो करते रहते थे। तो चीन को मौका मिल गया। चीन को एक और मौका ये भी मिल गया कि चीन को ऐसा लगा कि ये पंडित नेहरू के आदमी है, ये प्रधानमंत्री के आदमी है, प्रधानमंत्री के अंडर काम करते हैं। तो चीन ने सोचा कि पंडित नेहरू की भी यही मान्यता होगी, तभी तो उन्होंने रक्षा मंत्री बना के बैठाया है इनको, वीके कृष्ण मेनन साहब को। और वीके कृष्ण मेनन को पंडित नेहरू ने रक्षा मंत्री क्यों बनाया था? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी उनसे। अन्यथा वीके कृष्ण मेनन कोई मार्क लीडर नहीं थे इस देश के। जनता में उनका बहुत बड़ा प्रभाव हो, ऐसा कुछ नहीं था वीके कृष्ण मेनन के केस में। फिर भी हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री उनको बनाया गया क्योंकि उनकी पंडित जी के साथ बहुत व्यक्तिगत दोस्ती थी, इसलिए उनको बनाया गया था। अगर आप उनके भाषण के रिकॉर्ड सुने
तो जो 4 घंटे 5 घंटे भाषण देते थे, लेकिन आप उनके भाषण का सिर पैर नहीं निकाल सकते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो लंबा भाषण करेंगे, 4 घंटे करेंगे, 5 घंटे करेंगे, 7 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन उनके वो बोलने का जो अर्थ है वो आपको समझना नामुमकिन है। कोई नहीं समझ पाता वो क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके भाषण का ना कोई पैर है ना कोई हाथ है। कुछ भी बात कहीं से लाके कहीं की कहीं में जोड़ दिए, कहीं की कहीं में जोड़ दिए, इस तरह की कुछ बातें करते थे वो अपनी भाषण में। इस तरह के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। 1962 में वो रक्षा मंत्री थे भारत के, हिंदुस्तान के। उसी समय चीन को अंदाजा लगा कि भारत तो एक कमजोर रक्षा मंत्री के कब्जे में है, कि सेनाओं के खर्चे भी कम हो रहे हैं, आर्मी के उत्पादन करने वाले जो केंद्र हैं वो भी बंद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चीन को ऐसा लगता था कि एक इलाका है हमारे देश का जो दुर्भाग्य से आज हमारे पास नहीं है। चीन उसकी ताक में बैठा हुआ था, अक्साई चीन का इलाका। तो 1962 में अचानक से चीन ने भयंकर हमला कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर। चीन के हमले से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे देश की परिस्थिति क्या थी। चीन के और इंडिया के बॉर्डर के बीच में से हमारी जो आर्मी थी उनको वापस बुला लिया गया था। उस समय हमारे देश के कुछ जवान ही सिर्फ बॉर्डर पे रक्षा करते थे, बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे बुला लिया गया, दोबारा अपने घर बुला लिया गया था। और आर्मी का बजट कम कर दिया गया था, आर्मी के लिए सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी थी। चीन ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट में। आज हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आज से 40-50 साल पहले वो नेपा प्रदेश होता था, नेपा कहलाता था वो। नेपा प्रदेश के इलाके में चीन ने पूरी ताकत से हमला किया, क्योंकि उस समय हमारी आर्मी उस समय मौजूद नहीं थी, बॉर्डर कई जगह पे खाली पड़े हुए थे, इसलिए चीन की आर्मी धन धनाते हुए अंदर घुसती चली गई। और जब चीनी सैनिकों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं हुआ भारतीय सैनिकों की तरफ से, तो चीनी सैनिकों ने अपनी मनमानी करी। सबसे खराब काम जो उन्होंने किया, उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके पे, उस नेपा प्रदेश के इलाके पे हजारों बहनों के साथ बलात्कार किए उन चीनी सैनिकों ने। और उस इलाके में जो नौजवान किस्म के इंसान रहते थे उनको बुरी तरह से मारा, तोड़ा, काट दिया गया आधों को। तो बेचारे नौजवानों के पास कोई हथियार नहीं था, तो वो लड़ते कैसे। और नॉर्थ ईस्ट का इलाका तो आप जानते ही है कैसे है। आप लोगों में से कोई गया है तो पता नहीं, लेकिन मैं जा चुका हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ ऐसे मुश्किल हालातों में लोग वहाँ पे जीते हैं। रोज का जीवन चलाने में ही बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से कोई विदेशी हमला हो जाए तो उसको रोकने में तो और भी तकलीफ होगी। रोज का जीवन ही उनका एक तरह से आक्रमण जैसा ही होता है, तो वही रोज का जीवन उनके लिए मुश्किल था। ऊपर से चीन का हमला हुआ उन पे, इतने ताकतवर तरीके से हुआ कि वो कभी उनके लिए तैयार ही नहीं थे। हजारों नौजवान मारे गए, क्योंकि हमारी आर्मी उस जगह से हट चुकी थी। तो उन जवानों के मन में एक तरह का विद्रोह, घृणा प्रपना शुरू हुआ भारत की सरकार के विरुद्ध। और ये वही घृणा और विद्रोह था जो आज भी वहाँ पे विद्यमान है। वहाँ आप जाइए, वहाँ पे नेपा प्रदेश के लोग एक मौलिक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। वो कहते हैं कि जब 1962 का युद्ध हुआ था तब तुम्हारी भारतीय सेना कहाँ थी। और वो सही प्रश्न करते हैं, उसका हम में से कोई जवाब नहीं दे पाता। वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर प्रदेशी आक्रमण हुआ तब हम संकट में फंसे थे, तब तुम्हारी सेना ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तुम कैसे कहो कि हम भारत में रहें। इसलिए उनके मन में अलगाव की भावना पैदा हुई उस नेपा के इलाके में। और उस अलगाव की भावना इतनी जबरदस्त हुई है कि वो कहते हैं कि हमको बोडोलैंड दो, हमको अलग जमीन चाहिए, हमको भारत से अलग होना है। ये 1962 का वो चीनी हमले का दुष्परिणाम है। उस दुष्परिणाम में दो चीजें हुई। एक तो उन क्षेत्रों पे जो लोग रहते थे उनका भारत पे विश्वास टूट गया, जो सबसे खराब हुआ। मैं उसको सबसे दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। किसी देश के इलाके के लोगों का सरकार से अगर विश्वास टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है उस इलाके में। उनका एक तो विश्वास टूटा, जो सबसे खराब हुआ वो ये। और दूसरा जो उनकी सबसे बड़ी तबाही हुई, उनको देख के वो हिल गए एकदम ऊपर से नीचे तक। हजारों कटी हुई लाशें अगर आपके सामने पड़ी हो, हजारों महिलाओं के साथ, बहनों के साथ अगर बलात्कार हुआ हो और उनको मार दिया गया हो, तो आप जाके उनसे पूछिए कि कैसे उनके दिल में दर्द का लावा फटता है। और सबसे खतरनाक जो 1962 में जो तीसरी चीज हुई थी कि जो हमारी सेना की पूरी तैयारी नहीं थी, वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। हमारे सैनिकों की भी बिल्कुल तैयारी नहीं थी और हमारे देश की सेना की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर हो चुकी थी उस समय। तो चीन ने पूरी ताकत के साथ 72,000 वर्ग मील इलाका हमारे भारत से छीन लिया। आज भी चीन के पास है। उसी में अक्साई चीन का इलाका है जो आज भी चीन के पास है। और आप जानते हैं कि उसी 72,000 वर्ग मील के इलाके में हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, वो भी चीन के कब्जे में है। अगर आप और मैं अगर कभी मानसरोवर जाना चाहें, कैलाश जाना चाहें, तो जा नहीं सकते जब तक चीन की सरकार की रजामंदी ना हो। चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। अपने देश के तीर्थ स्थल पर जाने के लिए परदेशी देश से
वीजा लेना पड़ता है। इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए। ये हुआ 1962 में। जब ये युद्ध खत्म हुआ तो कैसे खत्म हुआ, इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पंडित जी को लगा कि अभी तो सब गया, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। पंडित नेहरू ने अपनी तरफ से अमेरिका को एक पत्र लिखा और अमेरिका के राष्ट्रपति से निवेदन किया कि किसी तरह से चीन के हमले को रोक दिया जाए। तब अमेरिका को लगा कि भारत सरकार हमारे कब्जे में आ सकती है, अब हम इनसे जो कहेंगे वो ये करेंगे। भारत सरकार पे कूटनीतिक दबाव बनाना अमेरिकी सरकार ने शुरू कर दिया और उस कूटनीतिक दबाव के साथ अमेरिका ने चीन के साथ बातचीत की। चीन के सैनिकों ने अमेरिकी सरकार को ऐसा बोला कि ठीक है, हम युद्ध विराम करते हैं, लेकिन जो 72,000 स्क्वायर फीट की जमीन जो हमारे कब्जे में है वो वापस करने को कभी नहीं कहेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, नहीं कहेंगे। तो वो 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के कब्जे में ही रही। और ऊपर से अमेरिका ने धौंस पत्ती दिखाते हुए हमारे देश को कहा कि देखो, हमने आपके देश में शांति करवा दी है, तुम्हारा समझौता करा दिया है। और शांति और समझौता हमारे किसी काम का नहीं था। अगर ऐसा समझौता होता कि चीन ने जो हमारी ज़मीन ली है वो वापस करते और उसके बाद कोई समझौता होता या फिर कोई शांति वार्ता होती, तो समझ में आता कि अमेरिका ने कुछ हमारे लिए किया। अमेरिका ने कुछ नहीं किया, सिर्फ करने का दिखावा किया। कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा ही किया। और युद्ध तो शांत होता ही, थोड़े दिन और सही, लेकिन जो 72,000 स्क्वायर मील ज़मीन जो हमारे हिंदुस्तान से चीन ने छीन ली, उसको वापस करने के लिए अमेरिका ने कुछ प्रयास नहीं किया। उसको दिलाने के लिए चीन से कुछ प्रयास नहीं किया। जब पाकिस्तान ने ये सब देखा 1962 के युद्ध में, तब पाकिस्तान की हिम्मत हुई 1965 में युद्ध करने की। शायद पाकिस्तान की हिम्मत 1965 में एक और बात से बढ़ी, जिसको मैं बहुत ही दुर्भाग्य की बात मानता हूँ। जब ये 1962 का युद्ध खत्म हुआ, तब हमारी संसद में एक विशेष चर्चा पत्र आधारित हुआ चीन भारत के युद्ध के बारे में। लोकसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई और उस विशेष बैठक में बहुत सारे सांसदों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। सरकार के सारे नेता बैठे, सरकार के सारे मंत्री बैठे और हमारे देश के उस समय के बहुत ही विद्वान किस्म के लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। महावीर त्यागी जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे, प्रकाश वीर शास्त्री जैसे लोग पार्लियामेंट में हुआ करते थे। तो ऐसे लोग थे सरकार में, तो उनकी बात तो सरकार को सुननी ही थी, पार्लियामेंट को सुननी ही थी। तो इसके लिए एक विशेष चर्चा पत्र आयोजित हुआ। चर्चा पत्र से जो भी वार्ता आए, जो भी वार्तालाप किए, सांसदों में भाषण दिया, सबके भाषण सुनने के बाद एक ध्वनि ऐसी निकलती थी कि एक 72,000 स्क्वायर मील की जमीन हमारे पास कब वापस आएगी। महावीर त्यागी ने जब भाषण अपना दिया तो उन्होंने बिल्कुल सरकार से सीधा स्पष्ट रूप से पूछ लिया, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से सीधा स्पष्ट रूप से पूछ लिया कि आप लोगों की वजह से ही ये 72,000 वर्ग मील जमीन चीन ने हमसे छीन ली। आप लोग से माने, आप लोग थे जिन्होंने सेना में ढिलाई की, आप लोग थे जो सेना को भरपूर मात्रा में सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे थे, आप लोगों ने ही सेना में भरपूर रूप से ढिलाई की है। आप लोग की वजह से गोला बारूद के उत्पादन करने वाले केंद्र बंद हो गए। आप लोग विदेशों घूमने से आप लोग को फुर्सत नहीं थी, सेना की तैयारी में आपका कोई ध्यान नहीं था। रक्षा मंत्री थे जो रक्षा का काम कम करते थे, विदेश मंत्रालय का काम ज़्यादा करते थे। ये आप ही लोगों की ढिलाई थी, आप ही लोगों की गलतियाँ थी, जिसकी वजह से चीन को मौका मिला तो उन्होंने ये सब किया। तो आप अभी हमें ये बताइए कि आप 72,000 वर्ग मील की ज़मीन चीन से वापस कब ले रहे हैं। तो पंडित नेहरू सुनते सुनते परेशान हो चुके थे। ये प्रश्न कई लोगों ने उनसे पूछ चुका था। तो पंडित नेहरू खड़े होकर कहने लगे कि अरे क्यों उस ज़मीन की बात करते हो, वो तो बेकार ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, उस पर तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। चली गई तो चले जाने दो, अब उसके लिए क्या रोना, चली गई तो चले जाने दो। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री के उस समय के भाषण के कुछ शब्द हैं। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो महावीर त्यागी एक नंबर के मुंहफट आदमी थे। मुंहफट मतलब वो उनके दिल में जो भी आ जाता था वो सीधा बोल देते थे। वो शर्माते किसी से भी नहीं थे। वो इंतजार नहीं करते थे कि सामने से क्या आंसर आएगा, क्या बोलना है। ऐसा आदमी बहुत ही सच्चा आदमी होता है, जो दिल में आई बात वो सामने बोल देना, आपको खराब लगे या अच्छी लगे। ऐसा आदमी कभी भी धोखा नहीं देता, चरित्र में भी और किसी भी दूसरे स्थान पर। तो महावीर त्यागी के दिल में आया,
और खड़े होकर उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर वो जमीन बेकार थी, बंजर थी, उसमें घास का एक तिनका नहीं उगता था, इसलिए आपने चीन से ये लेने से मना कर दिया, तो आपके सिर पर तो एक भी बाल नहीं उगता, आपकी खोपड़ी तो एकदम सपाचट है, इसको भी काट कर चीन को दोगे? पंडित नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब आएगा, और उस समय परिस्थिति ऐसी भी थी कि पंडित नेहरू के सिर पे एक बाल भी नहीं थे, सिर करीब करीब उनका गंजा हो चुका था। तो खड़े होकर कह दिया त्यागी जी ने कि आपके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता है तो ठीक है, इसको भी काट कर चीन को दे दो, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता और आपके सिर पर बाल भी नहीं उगता, दोनों बराबर ही है। इस देश का एक प्रधानमंत्री खड़े होकर हिम्मत के साथ अपनी गलती स्वीकार करे संसद में कि हाँ, हमसे गलती हुई। पहली गलती ये कि वीके कृष्ण मेनन को रक्षा मंत्री बनाया। दूसरी गलती ये कि सेना के रसद साधन को बनाने वाले उत्पादन केंद्र को बंद किया गया। तीसरी गलती ये कि सेना के रक्षा शस्त्र और रक्षा बजट लगातार आपने कम कराया। कोई खड़े होकर संसद में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे तो अच्छा भी लगता है। पंडित नेहरू ने अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक स्टैंड ले लिया। और क्या स्टैंड ले लिया कि वो जमीन चली गई है तो चले जाने दो, वो बंजर जमीन थी, उसके लिए क्यों माथा मच्छी करना, क्यों रोना धोना, वो चली गई तो चले जाने दो, वो वैसे भी बंजर जमीन थी, अकाल पड़ा हुआ था, एक घास का एक तिनका नहीं उगता था उस जमीन पे। ये पंडित नेहरू ने कहा, इसको मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ये तो रही 1962 की बात। आपको मालूम चली गया होगा कि कैसे वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे और कैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें देश की थोड़ी सी फिक्र नहीं थी। आज का भारत बहुत ही सक्षम है, सेना का आत्मविश्वास बहुत तेज है। आज का भारत घुसकर मारने वालों में से है। चीन ने इसका उदाहरण 1967 में देख लिया था। अभी के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही अपने काम में बहुत ही सक्षम हैं और दोनों ही बहुत सकारात्मक तरीकों से अपना काम कर रहे हैं। चीन भारत से युद्ध करने के बारे में सोचेगा तो बहुत ही महंगा पड़ेगा उसको। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ। जय हिंद दोस्तों।